असम पुलिस ने डीबी स्टॉक ब्रोकिंग घोटाले की चल रही जांच में महत्वपूर्ण कार्रवाई की है, जिसमें कथित तौर पर निवेशकों को लगभग 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बुधवार को अधिकारियों ने गुवाहाटी में मोनालिसा दास को हिरासत में लिया। दास के दीपांकर बर्मन के साथ करीबी संबंध होने की उम्मीद है, जो घोटाले के मास्टरमाइंड होने का आरोप है। उनकी गिरफ्तारी खागुली क्षेत्र में हुई, जहां पान बाजार पुलिस ने उन्हें छुपते हुए पाया। डीबी स्टॉक ब्रोकिंग घोटाले ने वित्तीय समुदाय में हलचल मचा दी है, जिसमें बर्मन विवाद के केंद्र में है। बर्मन, जो न केवल भारत में बल्कि ऑस्ट्रेलिया में भी निवेशकों को धोखा देने के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं, की रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया में छुपे होने की है। पुलिस रिपोर्टों के अनुसार बर्मन ने अपने वित्त को एक डिमैटेरियलाइज्ड डीमैट खाते के माध्यम से प्रबंधित किया और 12 व्यक्तिगत बैंक खातों में लेन देन किया। इन खातों को अब पुलिस ने जांच के हिस्से के रूप में जब्त कर लिया है। यहां कुछ मुख्य बिंदु हैं। डीबी स्टॉक ब्रोकिंग घोटाला। इस घोटाले में कथित तौर पर निवेशकों को लगभग 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मोनालिसा दास की गिरफ्तारी। मोनालिसा दास को गुवाहाटी में हिरासत में लिया गया है। दीपांकर बर्मन को घोटाले का मास्टरमाइंड माना जाता है। पुलिस जांच। पुलिस ने बर्मन के 12 व्यक्तिगत बैंक खातों को जब्त कर लिया है। फिजिक्सवाला ने स्टार्टअप के लिए स्कूल शुरू किया, 100 करोड़ रुपए का फंड स्थापित किया। एडटेक यूनिकॉर्न फिजिक्सवाला ने पीडब्ल्यू स्कूल ऑफ स्टार्टअप्स की शुरुआत की है और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए का फंड स्थापित किया है। कंपनी के अनुसार पीडब्ल्यूएसओएस उद्यमियों को लागत प्रभावी विचार कार्यक्रमों, व्यावहारिक प्रशिक्षण, मेंटरशिप और पूंजी जुटाने के अवसरों तक पहुंचने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। यह 3 अलग अलग कार्यक्रम प्रारंभ और होप्स अलाइव प्रदान करेगा, जो उद्यमिता यात्रा के विभिन्न चरणों के लिए विशेष रूप से तैयार किए जाएंगे। यह जोड़ा है। आरंभ एक 5 दिवसीय ऑफलाइन कार्यक्रम विशेष रूप से स्कूली छात्रों, कॉलेज छात्रों और प्रारंभिक पेशेवरों के लिए डिजाइन किया गया है, जो उन्हें संसाधनों और महत्वपूर्ण नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करेगा, साथ ही उन्हें विशेषज्ञ सलाह भी देगा। प्रारंभ एक विस्तृत 5 महीने का ऑफलाइन कार्यक्रम है, जो कॉलेज छात्रों, प्रारंभिक पेशेवरों, छोटे परिवार के व्यवसाय मालिकों और दूसरी पीढ़ी के उद्यमियों के लिए डिजाइन किया गया है। होप्स अलाइव मुफ्त होगा। 5 महीने का हाइब्रिड कार्यक्रम भारत के साथ साथ अन्य डोमेन और क्षेत्रों से बीज वित्त पोषित या बूटस्ट्रैप्ड स्टार्टअप के लिए डिजाइन किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) और वॉल्ट डिज्नी कथित तौर पर स्टार इंडिया और वाईकॉम 18 के अपने प्रस्तावित विलय के लिए मंजूरी प्राप्त करने के लिए भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) को विज्ञापन दर कार्ड पर 2 साल की फ्रीज की पेशकश करने की योजना बना रहे हैं। आर्थिक समय द्वारा उद्धृत सूत्रों के अनुसार कंपनियां अपने प्रस्ताव के हिस्से के रूप में अगले 2 वर्षों में सभी विज्ञापनदाताओं और एजेंसियों के लिए वर्तमान विज्ञापन दरों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता पर विचार कर रही हैं। एक सूत्र ने ET को बताया कि RIL और डिज्नी दोनों विलय के लिए CCI की मंजूरी प्राप्त करने के बारे में आशावादी हैं। उन्हें लगता है कि विज्ञापन दर कार्डों पर मूल्य स्थिरीकरण CCI की चिंताओं को प्रभावी ढंग से दूर कर सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) और वॉल्ट डिज्नी कंपनी के बीच विलय को लेकर बातचीत अंतिम दौर में पहुंच गई है। यह विलय अगर आकार लेता है तो बनने वाली कंपनी देश की मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र की अग्रणी कंपनी होगी। विलय पर बातचीत के लिए निर्धारित समय सीमा 17 फरवरी को समाप्त होने वाली है। दोनों कंपनियों ने सौदे का विवरण तैयार करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। वाईकॉम 18 के पास नई इकाई में संभावित रूप से 42 से 45% हिस्सेदारी होगी। मूल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) द्वारा नए उद्यम में $1.5 बिलियन तक नकद निवेश करने और प्रत्यक्ष स्वामित्व हिस्सेदारी सुरक्षित करने की उम्मीद है। कुल मिलाकर मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाले समूह के पास 60% हिस्सेदारी होने की उम्मीद है, जबकि वॉल्ट डिज्नी के पास शेष 40% हिस्सेदारी होगी। भारत में अग्रणी मल्टीप्लेक्स खिलाड़ियों आइनॉक्स लेजर और PVR ने अपने संचालन को विलय करने का फैसला किया है। आइनॉक्स के सिद्धार्थ जैन के शब्दों में, यह 2 आइकॉनिक सिनेमा ब्रांडों का एक साथ आना है। वे विलयित इकाई का नाम PVR आइनॉक्स लिमिटेड रखेंगे। संयुक्त इकाई भारत की सबसे बड़ी फिल्म प्रदर्शन कंपनी होगी, जिसमें 341 संपत्तियों और 109 शहरों में 1546 संचालन स्क्रीन होंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विलय का मतलब होगा कि PVR आइनॉक्स भारत में लगभग हर दूसरे स्क्रीन का संचालन करेगा। सौदे के अनुसार आइनॉक्स PVR में विलय हो जाएगा, जिसमें आइनॉक्स लेजर के शेयरधारकों को आइनॉक्स लेजर के प्रत्येक 10 शेयरों के लिए 3 PVR शेयर प्राप्त होंगे। विलय के बाद आइनॉक्स लेजर के प्रवर्तकों की संयुक्त इकाई में 16.66% हिस्सेदारी होगी। PVR प्रवर्तकों की 10.62% हिस्सेदारी होगी, जिसमें अजय बिजली को PVR आइनॉक्स लिमिटेड के MD के रूप में नियुक्त किया जाएगा। पेटीएम की मनोरंजन टिकटिंग व्यवसाय को 2048 करोड़ रुपए में जोमैटो द्वारा अधिग्रहण किया जाएगा। इस समझौते के अनुसार मनोरंजन टिकटिंग व्यवसाय को इसकी 100% सहायक कंपनियों ऑर्बगेन टेक्नोलॉजीज, जो टिकटन्यू संचालित करती है, और वेस्टलैंड एंटरटेनमेंट इनसाइडर प्लेटफॉर्म के प्रबंधक को जोमैटो को हस्तांतरित किया जाएगा। पेटीएम के निदेशक मंडल ने कार्यकारी सदस्यों के लिए वेतन संशोधन की घोषणा की है, जिसमें गैरकार्यकारी स्तर के मुआवजे को 48 लाख रुपए तक सीमित किया गया है, जिसमें 20 लाख रुपए का निश्चित घटक है।
यह संशोधित मुआवजा संरचना शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है। फ्रांसीसी खेल सामान रिटेलर डेकाथलॉन ने भारत में 5 साल में 100 मिलियन यूरो 932.6 करोड़ रुपए के निवेश की योजना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य अपने स्टोर नेटवर्क को 190 स्टोर तक बढ़ाना, डिजिटल जुड़ाव बढ़ाना और अधिक स्थानीय सामान सोर्स करना है। वर्तमान में 127 स्टोर संचालित करने वाली कंपनी अगले 5 वर्षों में 63 नए स्टोर खोलने और स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है। डेकाथलॉन के वैश्विक मुख्य खुदरा और देशों के अधिकारी स्टीव डाइक्स ने कहा, भारत डेकाथलॉन की वैश्विक महत्वाकांक्षा का एक कोने का पत्थर है। कंपनी अपने स्टोर नेटवर्क को 50 शहरों से बढ़ाकर 40 और शहरों में 63 नए स्टोर जोड़कर 190 तक करने का लक्ष्य रखती है। वैश्विक स्तर पर रिटेलर के 1700 से अधिक स्टोर हैं। भारत ने चीन को पीछे छोड़कर रूसी तेल का शीर्ष खरीदार बनने की उपलब्धि हासिल की है, जिसके साथ ही रूसी कच्चे तेल का आयात जुलाई में 2.07 मिलियन बैरल प्रतिदिन (BPD) के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। यह जून की तुलना में 4.2% और पिछले साल की तुलना में 12% की वृद्धि है। इस वृद्धि ने रूसी तेल को भारत के कुल तेल आयात में 44% का ऐतिहासिक हिस्सा बना दिया है। चीनी रिफाइनर्स द्वारा ईंधन उत्पादन से कम लाभ मार्जिन के कारण खरीदारी में कमी के कारण भारत को यह स्थान मिला है। जुलाई में चीन से रूस का आयात 1.76 मिलियन BPD तक गिर गया, जैसा कि रॉयटर्स ने चीनी सीमा शुल्क डेटा का हवाला दिया है। पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बीच भारतीय रिफाइनर्स ने छूट वाले रूसी तेल पर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे ESPO ब्लेंड कच्चे तेल के आयात में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। इस कच्चे तेल की विविधता ने जुलाई में भारत में आयात को 188,000 BPD तक पहुंचा दिया, जो बड़े सुएज़मैक्स जहाजों द्वारा सुविधाजनक थी।